नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं एस के यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फाइट फॉर सक्सेस 139 में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 11th का रसायन विज्ञान NCERT को स्टार्ट करेंगे, जिनका ये वीडियो नंबर फर्स्ट होगा। सबसे पहले जो है हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान जो है NCERT, उनमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग अध्याय नंबर फर्स्ट जो NCERT में दिया गया है उनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि ये वीडियो जो है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप झारखंड बोर्ड से हैं, यदि आप बिहार से हैं, यदि आप यूपी से हैं, या फिर आप MP से हैं, या फिर आप CBSE बोर्ड के ही क्यों नहीं हैं, अगर आपके यहाँ NCERT की बुकें चलती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आपको बता दें कि यदि आप कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग भी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ऑफलाइन कोचिंग से कहीं ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको जो है समझाने का बेटर से बेटर कोशिश करेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है NCERT का सबसे पहला टॉपिक जो दिया गया है वो क्या है, तो वो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहला अध्याय। उसके बाद दूसरा अध्याय जो है वो है हमारा परमाणु की संरचना, इनको अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इसके बाद जो है इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। और इसके बाद जो है आप यहाँ से देख सकते हैं द्रव की अवस्थाएं, ऊष्मागतिकी, साम्य अवस्थाएं, अपचयोपचय अभिक्रियाएं, हाइड्रोजन। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है S ब्लॉक, P ब्लॉक, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। और 13वां और 14वां जो टॉपिक हमारा दिया गया है वो है हाइड्रोकार्बन। और इसका अंतिम टॉपिक जो है वो क्या है, पर्यावरणीय रसायन। इन सभी को जो है क्रम से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो इससे पहले आप सभी को बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो लास्ट में डिसलाइक करके चल जाइए, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला अध्याय जो है हमारा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इनमें जो है आज जो हमारा क्लास होगा उनमें हमारा होगा सबसे पहले रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इनमें हम लोग सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है, केमिस्ट्री जो है क्या है, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य, ध्यान रखिएगा कि पदार्थ जो है इन्हीं को द्रव्य कहा जाता है। और प्यार से हम लोग इसको क्या कहते हैं, मेटर भी कहते हैं। तो इनके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थों का जो है वर्गीकरण इनको करेंगे कि किन किन पदार्थ को जो है कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन जो है कैसे कैसे किया गया है, इनको पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण, सबसे पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान की क्या है, एक शाखा है जिनमें हम लोग पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन तथा उनके अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना। कि रसायन विज्ञान क्या है, किसी विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की देखो, रसायन विज्ञान जिसकी हम बात करें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भौतिकी की बात करें, सबका सभी क्या है, रसायन विज्ञान की क्या है, शाखाएं हैं, इनके ब्रांचेज हैं।
तो इसमें हम लोग रसायन विज्ञान में क्या करते हैं, तो हमारे पास जो परमाणु अणु जो हैं इनके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि हम लोग रसायन विज्ञान क्या करते हैं, रसायन विज्ञान में जो है हम लोग पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन तथा उनके रासायनिक क्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिनमें पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन तथा उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। एक बार पुनः देखिए कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की क्या है, एक शाखा है जिनमें हम लोग पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन तथा उनकी रासायनिक क्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इन्हीं को हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री के बारे में तो जान गए कि केमिस्ट्री क्या है, लेकिन वाकई में जो है केमिस्ट्री कहाँ से आया है, केमिस्ट्री जो है इनका पिता कौन है, तो इनको हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें आप नोट डालिएगा। आप जब भी आप बैठें तो एक पेन और एक कॉपी साथ में लेके बैठिएगा, इनको साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री जो है वो मिस्र देश, ध्यान रखिएगा कि मिस्र देश के प्राचीन नाम किससे आया है, केमिया से बना है। किससे बना है, मिस्र देश के प्राचीन नाम जो है वो केमिया से बना है। मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से आया है। और इसके बाद अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसने क्या किया, केमिस्ट्री में अपना अपना योगदान दिया, बहुत ज़्यादा योगदान दिया। उनमें से एक साइंटिस्ट है लेवोइजर। क्या है, लेवोइजर। लेवोइजर जो है इसको केमिस्ट्री का जो है पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। हम बोल सकते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो ये लेवोइजियर जो है, LAVOISIER, लेवोइजियर, हिंदी में हम लोग इसको लेवोइसिए भी कहते हैं, लेकिन आपको यही याद रखना है कि लेवोइजियर कि इंग्लिश का जो नाम है वो इसका क्या है, लेवोइजियर। यानी कि फादर ऑफ, अगर आपको पूछे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपको नाम याद रखना है लेवोइजियर। और भी साइंटिस्ट है जिसने केमिस्ट्री में अपना योगदान दिया। उनमें से जो है एक है हमारा बर्जीलियस। आपने बर्जीलियस का भी नाम सुना होगा। बर्जीलियस को जो है वो ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है, दादा। ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है, दादा। यानी केमिस्ट्री का पितामह, देखिए पिता नहीं बोले, पितामह। पितामह जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो जो हमारा महोदय बर्जीलियस को कहा जाता है। चलिए, तो ये आपको जो है कुछ बेसिक बातें थी जो आपको जानना चाहिए था, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पदार्थ, द्रव्य, या फिर इसको हम प्यार से मैटर भी बोलते हैं। पदार्थ जिनको द्रव कहा जाता है, और प्यार से हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं, तो प्यार से हम लोग इसको मैटर भी कहते हैं। चलिए जानेंगे। आपने 9th क्लास में जो है पदार्थ के बारे में अध्ययन किया होगा। पदार्थ क्या होता है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं ही पदार्थ है। चाहे हवा की बात करें, तो अगर इसका टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, तो इसका परिभाषा हम लोग 9th में क्या पढ़ते थे कि पदार्थ वह है जो कुछ क्या करती है, स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, और जिनको जो है हम अपनी ज्ञान इंद्रियों की सहायता से अनुभव कर सकते हैं। यानी कि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, वही जो है वही क्या है, पदार्थ है। दुनिया का हर एक चीज़ जिनको आप अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान इंद्रियों में क्या, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन पांचों के माध्यम से, हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जिनको आप महसूस कर सकते हो, वो सभी क्या हैं, तो वे सभी जो हैं पदार्थ कहलाते हैं। तो चलिए इसका टेक्निकल डेफिनेशन जो है इनको एक बार देख लेते हैं। तो पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरता है, ध्यान रखिएगा, जो कुछ क्या करते हैं, स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और आगे देखा जाए तो जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों से कर सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पदार्थ, मैटर। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, चौक है, डस्टर है, पानी है, वायु है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी क्या हैं, ये सभी पदार्थ हैं। चौक की बात करें, चौक से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखने के बाद हम उसको आंखों से देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका अनुभव ही तो करते हैं।
डस्टर की बात करें जिससे आप क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड में जो है ब्लैक बोर्ड से जो लिखा हुआ है उसको मिटाते हैं। पानी जो आप पीते हैं, पानी जो आप पीते हैं, वायु जिसमें आप श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो श्वसन में लेते हैं, श्वसन की क्रिया के अंदर अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करते हैं श्वसन के दौरान इनको छोड़ते हैं। ये सभी क्या हैं, तो सब के सब है मैटर, सब के सब क्या है, पदार्थ। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि पदार्थ का जो है वर्गीकरण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि पदार्थ का वर्गीकरण जो है सबसे पहले हम लोग दो भागों में करते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण जो है हम लोग कितने भागों में करते हैं, दो भागों में। सबसे पहला जो होता है वो होता है भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा जो हम करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण वो क्या करते हैं, रासायनिक वर्गीकरण। सबसे पहले पदार्थ को हम करते हैं भौतिक वर्गीकरण, दूसरा क्या करते हैं, रासायनिक वर्गीकरण। अब बात करें भौतिक वर्गीकरण की, तो भौतिक वर्गीकरण में क्या होता है, तो आपने जो है पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में जो है वो क्या है, तीन चीज़ें आती है। सबसे पहले जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठोस, दूसरा क्या है, द्रव, तीसरा क्या होता है, गैस। ठोस की बात करें तो ठोस आप लोग सभी जानते हैं, लकड़ी, पत्थर, ये सभी क्या है, ठोस हैं, है ना। और द्रव की बात करें, द्रव में क्या है, जल हैं, तेल हैं, जितनी भी लिक्विड्स चीज़ें हैं सभी क्या है, द्रव है। और गैस की बात करें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं, गैसें हैं। तो आपको याद रखना है कि भौतिक वर्गीकरण जब हम पदार्थों को करते हैं, पुनः इसको हम कितने भागों में बांटते हैं, तो पुनः जो हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है ठोस, दूसरा जो होता है द्रव, तीसरा क्या होता है, गैस। अब बात करें तो अब बात किसका करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। अगर रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण जो है हम लोग क्या करते हैं, पुनः इसको कितने भागों में बांटते हैं, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पुनः इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है वो क्या कहलाता है, पहला हमारा कहलाता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा जो है वो क्या कहलाता है, दूसरा जो है हमारा क्या कहलाता है, मिश्रण। अब बात करें रासायनिक वर्गीकरण में, हमने इसको दो भागों में बांटा। पहला हमने नाम दिया शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या बोले, मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थों को जो है पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो क्या है, तत्व, और दूसरा क्या होता है, यौगिक। पहला होता है तत्व और दूसरा क्या होता है, यौगिक। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करें तत्व, तत्व में किन किन क्या क्या चीज़ें शामिल है। अगर तत्व की बात करें तो तत्व में को हम पुनः कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। पहला जो होता है वो होता है धातु, दूसरा जो होता है वो होता है अधातु, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, उपधातु। धातु में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, लोहा, Fe, फेरस। अधातु में क्या है, कार्बन, ये क्या है, अधातु। और उपधातु में क्या है, जर्मेनियम, ये क्या है, उपधातुएं हैं। आपको बता दें कि तत्व जो है अभी तक वर्तमान में जो है 118 तत्वों की खोज की गई है, जिनमें कुछ तो क्या हैं, कुछ तो हैं धातु, और कुछ तो क्या हैं, अधातु, और कुछ तो क्या हैं, उपधातु। चलिए थोड़ा सा हम पीरियोडिक टेबल की ओर आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। इसमें आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो पिंक कलर का जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सभी बीच में जो है ये क्या है, ये उपधातु हैं। जबकि इनके लेफ्ट में यहाँ से यहाँ तक जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रहा है इधर, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी इधर वाला जो है क्या है, तो ये वाला सीधा क्या है, सभी का सभी धातु हैं। जबकि अगर बात करें ये पिंक लाइन जो है इसके राइट में ये सभी क्या हैं, ये सभी अधातुएं हैं। तो आपने देख लिया कि पीरियोडिक टेबल में जो है जो पिंक कलर में दिया गया है इधर, ये सभी क्या हैं, ब्रॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, ये सभी क्या है, ये सभी उपधातु हैं। जबकि बात करें यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में, अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसको, हाइड्रोजन को छोड़ दें, अगर हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो इधर जो भी चीज़ें हैं सब क्या हैं, सब का सब जो है धातु हैं। जिनमें क्या क्या है, जिनमें लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सभी क्या हैं, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, और ये सब जितने भी हैं सब का सब इधर लेफ्ट साइड में जो भी है सब का सब धातु हैं। जबकि अगर बात करें इधर राइट साइड में, हीलियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं अधातुएं हैं। और बीच में जो ये पिंक कलर का दिख रहा है ये क्या है, तो ये सभी उपधातुएं हैं। तो चलिए हम पुनः जो है वापस अपना पेज पे चलते हैं। पुनः अपना पेज पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ
यहाँ पे जो है हम लोगों ने देखा कि तत्व जो है वो 3 प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और किसको, उपधातु में। अब बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे किसका, अब बात करेंगे यौगिक का। किसका करेंगे, यौगिक। यौगिक के बारे में आपने सुना होगा। यौगिक को पुनः जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है कार्बनिक यौगिक, सॉरी अकार्बनिक यौगिक, और दूसरा क्या है, कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में कौन शामिल होते हैं, तो अकार्बनिक यौगिक में यहाँ पे देखिए एग्जांपल में क्या लिखा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिनमें कार्बन जो है अब्सेंट होता है, कार्बन जो है प्रेजेंट नहीं होता है, कार्बन की मात्रा नहीं होती है, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, ऐसे यौगिकों को कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। जबकि अगर कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया है, एग्जाम्पल देखिए C6H12O6, C6H12O6 ये किसका है, तो ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। इसमें कार्बन क्या है, देखिए कार्बन जो है प्रेजेंट है। तो ऐसे रासायनिक यौगिक जिनमें से कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं कार्बनिक यौगिक। और जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती यानी कार्बन जो है अब्सेंट होता है, उसको कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। अब बात करें तो अब ये हमारा क्या बच गया, अब हमारा बच गया मिश्रण। अब मिश्रण की बात करें तो मिश्रण जो है कितने होते हैं, 2 प्रकार से मिश्रण को बांटा गया है। पहला जो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। पहला क्या होता है, समांगी मिश्रण, दूसरा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। तो इन सभी को जो है बारी बारी से डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं फटाक से। पदार्थ, सबसे पहला पदार्थ को जो है कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। सबसे पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो भौतिक वर्गीकरण में क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो हम लोग पढ़ते हैं ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा क्या पढ़ते हैं, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या है, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक। तत्व कितने होते हैं, तत्व जो है 3 होते हैं। पहला क्या है, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक की बात करें तो इनको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। और बात करें मिश्रण की बात करें तो मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे कि पदार्थों का क्या पढ़ेंगे, भौतिक वर्गीकरण, पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। अगर बात करें पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण तो इन आधार पर जो है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आपको याद रखना है पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। पहला जो होता है वो होता है ठोस, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, द्रव, और तीसरा क्या होता है, गैस। आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण करते हैं तो पुनः इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला अवस्था जो होता है वो होता है ठोस अवस्था, दूसरा जो होता है द्रव अवस्था, और तीसरा जो है हम आपको दिखाएंगे अभी, तीसरा अवस्था जो होगा वो क्या होगा, वो होगा गैस अवस्था। तो चलिए हम सबसे पहले एक एक को करके पढ़ते हैं। देखिए ठोस अवस्था, किनको जो है हम कहेंगे क्या, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है, देखिए ठोस अवस्था वह होता है जिनका आकार, याद रखिएगा, जिनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, उसको कहते हैं ठोस। कोई भी वस्तु ठोस है तो उनका जो है आकार और आयतन, यहाँ पे आयतन व आकार दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ठोस है तो उनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होगा। क्या होता है आकार और क्या होता है आयतन, चलिए आपको हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपने डस्टर देखा होगा तो डस्टर का आकार जो है एक चौखुटाकार होता है, या फिर आपने बुक देखा होगा, बुक का आकार जो है एक क्या होता है, एक बॉक्स की भांति हम बोल सकते हैं घनाभाकार होता है। तो उनका आकार तो फिक्स है। चौक की बात करें तो चौक जो है वो बेलन की भांति होता है, उनका आकार क्या है, फिक्स है। और आयतन क्या होता है, तो आयतन को अगर हम बताने का कोशिश करें तो आयतन वह होता है जो स्थान घेरता है। जितना स्थान कोई भी चीज़ घेरता है उसको हम उसका क्या कहते हैं, तो उसको हम उसका क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अब बात आती है कि ठोस का आकार व आयतन दोनों ही क्या होता है, निश्चित। ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ठोस को हम ठोस क्यों कहते हैं, तो हम आपको बता दें कि इनके कणों के मध्य, ठोस के कण जो होते हैं, ठोस के कण क्या क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ये क्या हैं, ये ठोस के कण हैं। इनके कण जो हैं क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं।
इनके कण क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। इनके कणों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है। ठोस बात करें, चलिए हम जो है इनको आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ठोस कैसे होगा, ये देखिए ठोस, ये हमारा जो फिगर दिख रहा है ये किसका है, ये हमारा फिगर जो है ठोस का है। इनके कण को आप देख सकते हैं कि कितने पास पास हैं। इनके कणों के मध्य जो है एक बल कार्य करता है जिसको हम आकर्षण बल कहते हैं। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इनके कण एक दूसरे को क्या कहें, जकड़ के पकड़े हुए होते हैं। यह अपने स्थान को छोड़ते नहीं हैं। अपने जगह पे कंपन तो कर सकते हैं बट अपने स्थान से हिल नहीं सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कंपन कर सकते हैं। अपने जगह पे स्थान पे सिर्फ हिलेंगे लेकिन स्थान को बदल नहीं सकता है। इसीलिए जो है ठोस का जो है आकार क्या होता है, निश्चित, और इनका आयतन क्या होता है, निश्चित। अब आयतन निश्चित क्यों होता है, आयतन यानी कि ठोस को जो है अगर मान लीजिए कि आप गेंद लेते हैं, कोई भी गेंद लीजिए, गेंद को आप कहीं भी रख दीजिए वो हमेशा गेंद ही रहेगा। अगर गेंद अगर गोल है तो वो गोल ही रहेगा। क्या अगर मान लीजिए इसको बॉक्स में भर देंगे क्या चक्कू उड़ जाएगा क्या, नहीं, गेंद गोल है तो गोल ही होगा। इसीलिए ठोस का जो है आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो चलिए आप जो है हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार क्या है कि इनका आयतन व आकार निश्चित होता है और इनके कण बहुत पास पास होते हैं। इनके कण केवल कंपन कर सकते हैं और इनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जैसे अगर बात करें तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, लकड़ी है, बर्फ है, ईंट है, चौक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी ठोस हैं। इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द्रव अवस्था। द्रव अवस्था की बात करें तो इनमें जो है इनका आयतन तो निश्चित होता है, ध्यान से सुनिएगा, इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु इनका आकार जो है क्या होता है, अनिश्चित। अब आयतन आपको बता दिए कि जितना स्थान घेरता है वही उसका क्या होता है, आयतन, और आकार आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनका क्या होता है। सबसे पहले में परिभाषा देखते हैं फिर आपको समझाएंगे। सबसे पहले जो लिखा है कि इनका आयतन निश्चित परंतु आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनके कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। अगर ठोस की बात करें, ठोस की अपेक्षा इनके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं और द्रव की सीमा के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए यह सीमा है, ये सीमा के अंदर जो है इनके कण जो हैं ये कहीं भी घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है बट सीमा से बाहर नहीं जा सकता। इनको ध्यान रखिएगा कि इनके कण जो है सीमा को तोड़कर, सीमा को लांघ कर जो है बाहर नहीं जा सकते हैं, अपने सीमा के अंदर घूम सकते हैं। और कणों की देखो ध्यान सुनिएगा कि कणों के बीच ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल लगता है, यानी कि सबसे अधिक आकर्षण बल जो है वो ठोस के कणों के मध्य लगता है, जबकि द्रव के कणों के मध्य जो है आकर्षण बल क्या होता है, ठोस की तुलना में कम रहता है। चलिए हम इनको जानने का प्रयास करते हैं कि इनके कण कितने दूर दूर होते हैं। चलिए हम आपको एनसीईआरटी का पेज में लेके चलते हैं जहाँ पे एक फोटो दिया गया है। ये देखिए, ये जो है ये बॉक्स जो दिख रहा है ये ठोस के कण है, देखिए कितना पास पास है। जबकि द्रव के कणों की बात करें तो द्रव के कण जो है देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब देख सकते हैं कि कितने दूर दूर हैं। ये देखिए कितने पास पास, कितने चिपके हुए हैं। जबकि द्रव के कण क्या होते हैं, कितने दूर दूर। और यहीं पे आपको बता दें कि गैस के कण देखिए और भी दूर दूर है, ये गैस के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ क्या लिखा है, ये गैस है। यहाँ पे क्या है, ये गैस है। गैस के कण क्या है, दूर दूर है। अब बात करें तो इनका आकार अनिश्चित क्यों होता है। अगर द्रव की बात करें आकार क्यों अनिश्चित होता है जबकि आयतन फिक्स होता है। तो आप एक काम कीजिए, आप किसी दुकान से आपने पाउच वाला दूध लाया होगा, उसमें लिखा रहता है 1 लीटर, मान लीजिए कि 1 लीटर का दूध आपने लाया, तो आप किसी बर्तन में अगर आप इसको डाल दीजिएगा, बड़े बर्तनों में, तो क्या आपका 2 लीटर हो जाएगा क्या, नहीं, आपका 1 लीटर अगर दूध है तो 1 लीटर ही रहेगा। अगर आपका 500 ml है तो दूध अगर आप 500 ml लाए हैं तो 500 ml ही रहेगा, ना कि आपका 1000 ml हो जाएगा। अगर बर्तन बड़ा है उसमें डाल दिए तो क्या 1000 ml हो जाएगा क्या, नहीं, ये गलत बातें हैं। तो दूध का इसीलिए जो है आयतन क्या होता है, दूध बोले कि द्रव का आयतन जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन अगर आकार की बात करें तो अनिश्चित। क्यों अनिश्चित होता है, क्योंकि आपने जिस पॉलीथीन से दूध लाया था, जिस भी प्लास्टिक में आपने दूध लाया था वो उसी के आकार का था। अगर आपने उस दूध को बोतल में डाल दिया, मान लीजिए कि किस में डाल दिया, आप बोतल में डाल दिए, तो बोतल के का ही क्या ले लेगा, आकार ले लेगा।
अगर आप मान लीजिए किसी कटोरे में, मान लीजिए आप क्या किसी कटोरे में दूध को डाल दिए तो वो कटोरे का ही आकार ले लेगा, कटोरे के आकार का ही जैसा हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए बोतल में डाल दिए तो वो बोतल का ही आकार ले लेगा। इसीलिए अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो लिक्विड जो है, द्रव जो है, उनका आयतन तो क्या होता है निश्चित, लेकिन आकार क्या होता है अनिश्चित। अब जो है लास्ट हमारा बचा है, चलिए पुनः चलते हैं उसमें, ये वाला गैस अवस्था। क्या है गैस अवस्था। चलिए एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं कि द्रव अवस्था क्या है। इनका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। इनके कण ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं दूर दूर, अभी आपको दिखाए, और द्रव की सीमा के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। द्रव जो है इनके कण जो है सीमा के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन कणों के बीच ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल लगता है। कणों के बीच जो है आकर्षण बल क्या होता है कम होता है। इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या है, जल है, एल्कोहल है, दूध है, तेल है। तेल को आप जिस बर्तन में रखिएगा उसी का आकार ले लेगा, लेकिन अगर 1 लीटर रखेंगे तो 2 लीटर नहीं होने वाला, 1 लीटर ही रहेगा। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा है क्या, तो वो हमारा है गैस अवस्था। गैस अवस्था की बात करें तो इसमें क्या होता है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम आपको पहले बता दें कि गैस का जो है आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं। याद रखिएगा कि गैस का जो है आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि गैस के कण जो है ना वो क्या होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण स्वतंत्र होते हैं, वो कहीं भी घूम सकते हैं, वो जो है कहीं भी घूम सकते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए गैस का ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही क्या होता है आयतन निश्चित होता है। और इनके कण जो है द्रव की तुलना में भी क्या होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। यानी कि ठोस की बात करें सबसे अधिक पास पास कण होंगे, द्रव की बात करें तो ठोस से थोड़ा सा कम होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे, और गैस की बात करें तो सबसे अधिक दूर दूर होंगे। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल जो है नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। इसीलिए गैस का आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं, तो दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, लिखा है कि इनका आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इनके कण सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। इनके कण घूमने के लिए पूर्ण रूप से, देखिए बताए थे आपको, स्वतंत्र होते हैं, है ना, घूमने के लिए पूर्ण रूप से क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं। और इनके कणों के बीच कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। इसीलिए जो है गैस के जो है आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब बात करें तो इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे आप वायु, वायु में आप आराम से हाथ फेर सकते हो क्योंकि इनके कण क्या है स्वतंत्र हैं। हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये सभी क्या हैं गैसें हैं। अब आपको चलिए कुछ जो है कुछ नई बातें बताते हैं। शायद आपने पहले पढ़ा होगा, ज्ञात हुआ होगा, हमको जो है आज ही पता चला है कि जो हमारा जो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात किए उनमें 3 अवस्था मैंने पढ़ा, ठोस, द्रव और क्या गैस। लेकिन आधुनिक विज्ञानी की बात करें वर्तमान में जो है और भी 2 अवस्थाओं का खोज किया गया है, जिनमें पहला जो है वो क्या है प्लाज्मा है, और अब अगर दूसरा बात करें क्या है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी कि हम कह सकते हैं कि चौथी अवस्था जो है पदार्थ का वो क्या है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था क्या है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आई रिपीट, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BEC भी बोलते हैं, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो है हम आपको बता दें कि ये जो है प्लाज्मा जो है और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो है ये दोनों सामान्य कमरे के तापमान पर बात करें तो ये नहीं पाया जाता। ये जो है प्लाज्मा की बात करें तो ये बहुत उच्च तापमान पर पाया जाता है। प्लाज्मा की बात करें तो ये क्या होते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर, बहुत ही उच्च तापमान पर पाया जाता है। और आपको पता होगा कि बल्ब के अंदर जो प्रकाश जलती है वो प्लाज्मा के कारण ही प्रकाशमान होता है, सूर्य में प्लाज्मा ही है। और BEC बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे पाया जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपको अब ज्ञात हो गया होगा कि पदार्थ की कितनी 3 अवस्थाएं, मुख्यतः 3 है, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गए हैं 5 हो गए हैं। लेकिन यदि आपका एग्जाम में आता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं तो आपको 3 ही मारना है, जिनमें से आपने पढ़ा ठोस, द्रव और गैस। चलिए इसको पढ़ लेते, देखिए क्या लिखा है। ठोस, द्रव व गैस के अतिरिक्त पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाओं की खोज हुई है और ये साधारण ताप पर नहीं पाई जाती है।
जो हमारा पहला क्या है प्लाज्मा, दूसरा क्या है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट या बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट जो है हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताएंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे गैस तथा वाष्प में क्या अंतर है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गैस को ही वाष्प और वाष्प को ही क्या गैस समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको बता दें कि गैस में और वाष्प में दोनों में क्या होता है, दोनों में अंतर पाया जाता है। गैस किसको बोलते हैं, अगर सामान्य ताप पर कोई भी पदार्थ अगर गैस है, जैसे वायु की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो वह गैस कहलाता है। लेकिन सामान्य ताप पर अगर वो किसी अन्य अवस्था में है, जैसे जल की बात करूँ, कमरे के तापमान पर जल जो है वो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि सामान्य ताप पर अगर कोई गैस अवस्था में है तो वह गैस कहलाएगा, और अगर सामान्य ताप पर वो किसी अन्य अवस्था में है, उसको गर्म करने पर या टेम्परेचर को बढ़ा देने पर वो जो है गैसीय अवस्था में आता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, वाष्प। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है कि साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाला पदार्थ गैस कहलाता है, जबकि साधारण ताप पर किसी दूसरी अवस्था में और उच्च ताप पर गैसीय अवस्था में रहने वाला पदार्थ वाष्प कहलाता है। इसका अगर बात करें साधारण भाषा में, तो हमने बता दिया आपको कि गैस क्या होगा, अगर साधारण ताप पर कोई गैस है, कमरे के तापमान पर अगर कोई गैस है तो वो गैस कहलाएगा, और कमरे के तापमान पर कोई अन्य पदार्थों में ठोस है या फिर मान लीजिए द्रव है, और उसको गर्म करने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर अगर वो गैस में चेंज होता है तो वो क्या कहलाएगा, तब वो जो है हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वाष्प। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग जो डालेंगे, आप लोग कॉपी में डाल लीजिएगा कि पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन। पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन, या फिर बोल सकते हैं द्रव्य की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन, कि द्रव जो है किस प्रकार से जो है अपना, अगर बात करें अपना ठोस से द्रव और द्रव से जो है गैस, यानी अपनी अवस्था में किस प्रकार से जो है वो क्या होते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है हमारा क्या है, ठोस, दूसरा जो है हमारा क्या है, द्रव, तीसरा जो है हमारा क्या है, गैस। अगर बात करें ठोस, अगर कोई पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पदार्थ अगर ठोस से द्रव, क्या बोले, ठोस से द्रव में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को हमको कहते हैं क्या, गलन। क्या कहते हैं, गलन। नोट कर लीजिएगा, अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और वह अगर द्रव में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। और अगर देखा जाए, अगर कोई पदार्थ क्या है, द्रव में है, ध्यान सुनिएगा, द्रव में है, और अगर वह किस में है, ठोस में, द्रव से ठोस में चेंज होता है, द्रव से किस में, ठोस में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हिमायन। क्या कहते हैं, हिमायन। लेकिन अगर कोई पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पदार्थ द्रव है और वह किस में, गैस में चेंज होता है, अगर कोई पदार्थ द्रव है और वो किस में, गैस में चेंज होता है, द्रव से गैस में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, वाष्पन। क्या कहते हैं, वाष्पन। अगर द्रव में है, द्रव से गैस में चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और अगर बात करें, ध्यान सुनिए, अगर उल्टा हो रहा है, अगर कोई गैस है, अगर कोई क्या है, गैस है, और गैस से बात करें क्या चेंज होता है, और गैस से जो है द्रव में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। अगर गैस से द्रव में चेंज होगा, गैस से द्रव में चेंज होगा, उसको क्या कहेंगे, संघनन होना कहते हैं। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट की बात करें, अगर कोई गैस है, ध्यान सुनिए, अगर कोई क्या है, गैस है, और कोई क्या है, ठोस है। अगर कोई पदार्थ पहले से ठोस है और ठोस से किसमें, गैस में चेंज हो गया, जैसे ठोस से अब सीधे क्या गैस में आता है, हाँ आता है। कपूर आपने देखा होगा, कपूर आपने जलाया होगा, वो द्रव अवस्था में चेंज नहीं होता है, जैसे आप उसको जलाते हो तो ठोस से सीधा क्या हो जाता है, गैस में परिवर्तन। ठोस से अगर गैस में कोई परिवर्तन होता है, क्या बोले, ठोस से अगर कोई गैस में परिवर्तन होता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जबकि जस्ट उल्टा, अगर कोई गैस है और गैस से किस में, ठोस में चेंज हो रहा है, गैस है और गैस से किस में, ठोस में, गैस से ठोस में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, सॉरी, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन नहीं कहते हैं, प्रति ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, प्रति ऊर्ध्वपातन। तो फ्रेंड्स चलिए और एक चीज बताते हैं। अगर कोई पदार्थ क्या है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई पदार्थ जिस तापमान पर ठोस से किसमें, द्रव में, सुनिएगा, अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में
जिस तापमान पर चेंज होता है उस तापमान को हम उसका कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? उस तापमान को हम उसका कहते हैं, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं गलनांक। गलनांक नोट कर दीजिएगा कि जिस तापमान पर कोई ठोस जो है वो द्रव में चेंज होता है उस तापमान को क्या कहते हैं? उसका गलनांक कहते हैं। और जबकि अगर बात करें जिस तापमान पर कोई द्रव जो है वो किसमें? गैस में चेंज होता है। कोई भी द्रव जो है किसमें चेंज होता है? द्रव में चेंज होता है। उस तापमान को जो है हम उसका कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। याद कर लीजिएगा, क्वथनांक। क्वथनांक एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जिस तापमान पर कोई द्रव जो है गैस में चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो साथियों, आज हमारा ये जो टॉपिक था ये पदार्थ के बारे में था। अब आगे जो है आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आगे जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है हमारा जो है क्लास 11th का यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर क्या होगा, वीडियो नंबर 2 पे जो है आगे हम इसका डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आपका एक लाइक और एक शेयर ही हमें मोटिवेट करता है कि आपको कितना समझ में आया। और वीडियो बनाने के लिए आपसे तो हम कुछ मांगते नहीं हैं, बस मेहनत क्या करते हैं? मेहनत करते हैं कि भाई आप जो है वीडियो को देखें, नोट करें, अच्छे तरीके से अच्छा सा नोट्स बनाएं और आप अच्छे अंकों से जो है वो क्या हो जाएं? पास हो जाएं। और आपसे जो है हमें कुछ नहीं चाहिए। और आप जो है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम जो है मोटिवेट हो सकें और आगे इस वीडियो को जो है जारी रखें वीडियो बनाना। चलिए, तो इतना ही कह के आज हम इस क्लास को क्या करते हैं? एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।